लेबनान में आईडीएफ के भीषण हमले की ये तस्वीर और ये हिजबुल्लाह के 200 ठिकानों पर डायरेक्ट अटैक को लेकर दावा। बता दें, बुनियादी ढांचे और रॉकेट लॉन्चर्स को टारगेट किया गया है और इस हमले में कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया। और ये दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना पर वार की वो तस्वीर है जहां अल बयादा शहर में आईडीएफ के ठिकानों पर अटैक हुए। हिजबुल्लाह ने रॉकेट से कैसे टारगेट हिट किया, देखिए। इस हमले में इजरायली सेना का इस हमले में यह ठिकाना तबाह हुआ। इजरायली सेना को टारगेट हिजबुल्लाह ने किया। वहीं इजरायल के हमलों से लेबनान दहल गया है और दक्षिण लेबनान में भीषण बमबारी की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं और ये तायर इलाके में क्लस्टर बॉम्ब से हुआ अटैक है। क्लस्टर बॉम्ब से हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया। युद्ध के बीच हिजबुल्लाह ने एक बड़ा दावा किया है। इजरायली सेना को टारगेट किया और आईडीएफ के ठिकानों पर ड्रोन और रॉकेट अटैक किए। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी करते हुए यह दावा किया। देखिए तस्वीर। और वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का हमला, जहां तुल्करेम कैंप पर हवाई हमला। इजरायली सेना ने इमारत को तबाह किया। आईडीएफ का दावा, इमारत में बॉम्ब बनाने वाली लैब थी। और एक बड़ी खबर है, जहां एलन में बड़ी सुरक्षा चूक हुई और सुरक्षा घेरा तोड़कर रनवे पर पहुंचा शख्स C-130 हर्क्यूलिस विमान पर यह शख्स चढ़ गया। विमान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये एक शख्स आपको हर्क्यूलिस विमान पर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। यह आइलैंड में बड़ी सुरक्षा चूक का मामला है, जब विमान को नुकसान पहुंचाने की शख्स ने कोशिश की और सुरक्षा घेरा तोड़कर रनवे तक ये शख्स पहुंच गया। और अब रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला, जहां ओडेसा पोर्ट के पास ड्रोन अटैक हुआ और यूक्रेन के तेल भंडार पर हमले की ये तस्वीर सामने आई। एक और तस्वीर है, यूक्रेनी MiG-29 फाइटर जेट ने कैसे कहर बरपाया। चुन चुनकर रूसी ठिकानों पर हमले का दावा, जहां रूसी सेना के ठिकानों पर भारी बमबारी और इस हमले में कई रूसी सैनिकों के मार गिराए जाने का भी दावा। दो तस्वीरें एक साथ उस फ्रंट से आपके सामने, जहां ओडेसा पोस्ट के पास कैसे ड्रोन अटैक्स को अंजाम दिया गया। वहीं यूक्रेनी MiG-29 फाइटर जेट्स ने रूसी सेना को टारगेट किया। शांति वार्ता फेल होते ही लेबनान पर भीषण हमला, ये बहुत बड़ी खबर है। और वार्ता फेल होते ही बमबारी शुरू। साथ ही शांति वार्ता फेल होते ही लेबनान पर भीषण हमले को लेकर यह खबर है। साथ ही आपको बता दें, नेतन्याहू की ईरान को वार्निंग, नहीं रुकेगी जंग। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की चीन को चेतावनी, जहां तुर्की की इजरायल को वार्निंग है क्या, यही डिटेल अब से थोड़ी देर में आपके सामने। वहीं उससे पहले जानिए कैसे बातचीत फेल होते ही इजरायल का बड़ा हमला और ये दक्षिण लेबनान में इजरायल की एयर स्ट्राइक को लेकर एक और बड़ी खबर है। अल बजरिया में ईरानी प्रॉक्सी पर हमले का ये दावा। फिलहाल ये तस्वीर देखिए, जहां साफ है कि किस तरीके से ईरान के प्रॉक्सीज पर इजरायल के ये हमले जारी हैं और लेबनान के फ्रंट पर दक्षिण लेबनान में जिस तरीके से अटैक्स हुए हैं, उसको लेकर इजरायल अपनी मंशा साफ कर चुका है कि कैसे दक्षिण लेबनान के इंपॉर्टेंट टारगेट्स को वो हिट करने में कामयाब रहा। ये एयर स्ट्राइक की एक और तस्वीर सामने आई है। अब शांति वार्ता फेल होते ही हिजबुल्लाह का हमला, जहां इजरायल पर हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक को लेकर भी बड़ा दावा। ये पश्चिमी गैलिली में सुसाइड ड्रोन से हमले का दावा किया गया और इजरायल ने ड्रोन गिराने का दावा किया है। अब शांति वार्ता फेल होते ईरान पर बड़े हमले की तैयारी को लेकर भी खबर है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बहुत बड़ी सैन्य मूवमेंट। इजरायल पहुंचे अमेरिका के एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स KC-135 और KC-46A विमान की बेन गुरियन में लैंडिंग हुई। एयर अटैक ऑपरेशंस के लिए फ्यूल टैंकर्स का इस्तेमाल। तो फिलहाल देखिए, यही तस्वीरें एयरपोर्ट से सामने आई हैं, जहां साफ दावा किया जा रहा है कि KC-135 और KC-46A विमान की बेन गुरियन में लैंडिंग हुई है और साफ है कि किस तरीके से अब इजरायल पहुंच चुके हैं ये विमान। और विमान की बेन गुरियन पर लैंडिंग की तस्वीर आपने देखी है, लेकिन बातचीत फेल होते ही मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना भी एक्टिव हो चुकी है और खाड़ी देशों में हथियारों के साथ अमेरिकी विमान पहुंचे हैं। C-17 और C-5 विमानों से हथियारों की डिलीवरी को लेकर रिपोर्ट में दावा किया गया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेना रहेगी।
अब इस तैनाती का मतलब क्या है? क्योंकि सीज फायर नहीं, अब मिसाइल फायर। और बख्शी सर, इसी को लेकर आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि शांति वार्ता फेल होते ही मिडिल ईस्ट में सैन्य हलचल बढ़ चुकी है। मतलब क्या है? क्योंकि इजराइल पहुंच चुके हैं अमेरिका के एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स। इस तैयारी का मतलब समझूंगी सर। KC-135 KC-406 विमान की बेन गुरियन में लैंडिंग की तस्वीर भी देखी। खाड़ी देशों में हथियार लेकर C-17 और C-5 विमान पहुंच चुके हैं। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज बुश फिर से मिडिल ईस्ट रवाना हो चुके हैं, और अमेरिका के 2500 सैनिक और USS बॉक्सर डिस्ट्रॉयर भी रवाना हो चुके हैं। हालांकि अमेरिका की स्पेशल एयरबोर्न टीम मिडिल ईस्ट रवाना हो चुकी है। बातचीत फेल होते ही ये रवानगी, ये संकेत, तैयारी क्या है सर? देखिए, जब बातचीत चल रही थी उसके पहले भी लगातार जो अमेरिकन मिलिट्री बिल्डअप था उस इलाके में, उसमें कोई कमी नहीं आई। बहुत सारे अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स, क्रूजर्स की जो वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स हैं वो खाली हो गई हैं। उनमें आप जानते हैं हर एक डिस्ट्रॉयर में 96 ट्यूब होती हैं, क्रूजर में कोई 116। उनमें 60% टोमाहॉक मिसाइल होते हैं, बाकी सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि इंटरसेप्टर मिसाइल होते हैं। वो तकरीबन खाली हो चुकी हैं और वो केवल पोर्ट में जाके ही रीलोड हो सकती हैं। तो कई सारे जो जहाज हैं उनके ऑलरेडी पोर्ट्स की तरफ जा रहे थे रीलोड होने के लिए। अमेरिका को अगर फिर से दोबारा राउंड करना है तो उसकी तैयारियां अभी चल रही हैं। उसको वो करना, मेकअप करना ही पड़ेगा। बहुत सारा एमिनेशन का जो एक्सपेंडिचर हुआ है, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन, इंटरसेप्टर मिसाइल्स का स्टॉक्स भी बहुत लो पड़ रहे हैं। अमेरिका को ये सोचना पड़ेगा कि उसकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के मुताबिक उसका मेन प्रतिद्वंदी चीन है, ईरान नहीं। लेकिन वो सारा उनका जो डाइवर्ट है इस तरफ हो चुका है। और अगर अगस्त के महीने में चीन चढ़ जाए ताइवान के ऊपर तो अमेरिका काफी प्रॉब्लम्स में होगा, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी उम्मीद है अभी तक कि सीज फायर बना रहेगा, शायद टॉक्स रिज्यूम हो जाएं, हो सकता है। लेकिन अगर इजराइल आमादा है युद्ध पे तो बिल्कुल सर, ऐसा ही है। जो बात आपने कही यही अगली खबर है सर, क्योंकि ईरान से संघर्ष जारी रखेगा इजराइल, और ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दे दी गई है। आती हूं सर आपके पास, क्योंकि इजराइल के पीएम नेतन्याहू की वार्निंग को लेकर यह अगली बड़ी खबर है। अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। के जरिए नेतन्याहू ने क्या संकेत दे दिया है, किस लेवल पर वो आगे बढ़ते हुए अपने मिशन को अंजाम देना चाहते हैं, करूंगी सवाल। क्योंकि ईरान से जंग जारी, नेतन्याहू की ये चेतावनी, जहां नेतन्याहू ने ईरान से संघर्ष जारी रखने की चेतावनी दे दी है, और नेतन्याहू ने यह भी कह दिया कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। नेतन्याहू ने ईरान का मैप दिखाते हुए इजरायलीज को संबोधित भी किया। नेतन्याहू ने दावा यह किया कि ईरान ने हमास, हिजबुल्लाह, मिलिशिया, हुती के जरिए इजरायल को दबाने की कोशिश की है। नेतन्याहू ने दावा यह भी किया कि ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है, और चेतावनी भी दी कि ईरान को किसी भी हाल में परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे। लेकिन इस मैप को जारी करते हुए वो क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? अपने एक्ट्स को जस्टिफाई, क्योंकि इंटरनली वो भी अभी तक घिरे जा चुके हैं। न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि नेतन्याहू का भी विरोध हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आगे अपने इस मिशन को देखते हुए वो ईरान पर अटैक की इस योजना के तहत क्या टारगेट अचीव करने की कोशिश करना चाहते हैं? क्या वाकई आपको लगता है कि सब कुछ सीमित सिर्फ परमाणु क्षमता तक ही रहेगा? दो चीजें हैं सुरभि जी। पहली बात, ये जो मैप दिखा करके जो बातें बोल रहे हैं, ये कहीं लोगों को सुरभि जी ये मालूम नहीं है, जब वो अंग्रेजी में संबोधित करते हैं वो ये कुछ बोलते हैं, और जब अपनी नेटिव लैंग्वेज हिब्रू में जब बोलते हैं ये कुछ और बोलते हैं। आई टेक द पेन ऑफ डाउनलोडिंग इस वीडियो और लाइव ट्रांसलेटिंग इस वीडियो। ये अपने पॉपुलेशन के लिए कोई और ही नया कहानियां लाते हैं। ये अंग्रेजी बोलने वाले अधिकांश 99.9% लोगों को ये मालूम नहीं है। और इसी संदर्भ में जो कि मैं इनकी जो हिब्रू जो भाषा जो हिब्रू में जो कहते हैं ये फॉलो करता हूँ, इसी से मैं ये निष्कर्ष में पहुंचा हूँ जिसका आपने जिक्र किया शुरू में। ओपनिंग स्टेटमेंट आपका ये रहा कि इजराइल के इंटरेस्ट में ये वॉर थमना या सीज फायर बिल्कुल ही उनके इंटरेस्ट में नहीं है। उनके लिए बिल्कुल नागवारा है। और ये इस बात पे क्यों थोड़े बहुत मान गए, क्योंकि अमेरिका इनको सपोर्ट कर रहा है, पैसा दे रहा है, वेपन दे रहा है।
ये ईरान को, इनका मंशा जो है ईरान को खत्म करना है। इनका मंशा जो है हिजबुल्लाह को जड़ से मिटाना है। और हिजबुल्लाह की बात मैं दर्शकों को कहूं, एकमात्र ऐसा एक सो कॉल्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास एक कंट्री है। इसको मैं और समझाता हूं चंद सेकंड में। जो लेबनान की स्टैंडिंग आर्मी है सुरभि जी, 5-6 हजार लोग होंगे कम मैक्सिमम। 50 से 70 हजार हिजबुल्लाह हैं लेबनान में। लेबनान में सब हिजबुल्लाह कंट्रोल करता है। आप बैंकिंग हो या कोई भी चीज आप ले लीजिए, सिविक्स हो, कुछ भी हो, हिजबुल्लाह कंट्रोल करते हैं। हिजबुल्लाह एकमात्र ऐसा संगठन है जिसका एक देश है और जो ईरान से सारा मदद, पैसा, सब कुछ लेता है। और इस सारे शांति वार्ता में हिजबुल्लाह को मतलब लेबनान को अलग थलग कर दिया गया। उनको मार पे मार दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रोफेसर राजन, अगला सवाल आपसे करूंगी क्योंकि एक और बड़ी खबर है और चीन का नाम, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बख्शी सर ने भी लिया। एक बड़ी खबर है, चीन और ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी, और ईरान को हथियार ना देने की ये वार्निंग है। ईरान की मदद की तो चीन की मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि ईरान को चीन से हथियार मिलने की खबरें हैं। एक और बड़ी खबर है, इजराइल पर हमला कर देता तुर्की। एर्दोआन का युद्ध में शामिल होने की धमकी है। ईरान और यूएस इजराइल युद्ध पर एर्दोआन ने कहा, पाकिस्तान मध्यस्थता नहीं करता तो युद्ध में शामिल हो जाता। एक और बड़ी खबर है, वार्ता फेल होने के बाद पाकिस्तान का बड़ा कदम, सऊदी अरब में 13,000 सैनिकों की तैनाती। अब 10 से 18 लड़ाकू विमानों को भी तैनात किया। किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर डिप्लॉयमेंट को लेकर यह खबर है। इस तैनाती का मतलब क्या है? प्रोफेसर राजन, आप ही से इसको लेकर सवाल करूं उससे पहले ये बड़ी खबर और डिटेल, क्योंकि साफ है कि सऊदी अरब में पाक सैनिकों की तैनाती को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। जहां खबर है सऊदी अरब में 13,000 पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती को लेकर 10 से 18 लड़ाकू विमानों को भी पाकिस्तान ने तैनात किया। सऊदी के किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर डिप्लॉयमेंट और सैन्य टुकड़ी में लड़ाकू विमान और सहायक विमान शामिल। हालांकि रणनीतिक रक्षा समझौते के तहत पाकिस्तान ने सेना को उतारा है। मतलब क्या है इसका प्रोफेसर राजन? देखिए, पिछले ही साल दोनों देशों में एग्रीमेंट हुआ था कि जिसको कि एक तरह से कलेक्टिव डिफेंस एग्रीमेंट के रूप में देखा जा सकता है, जिसका मतलब यह होता है कि अगर एक देश पे कोई दूसरा देश आक्रमण करे तो वो देश ऑटोमेटिकली उसमें शामिल हो जाता है, एक अपने देश पे अटैक के रूप में उसको देखता है। तो यह एग्रीमेंट हुआ था। हालांकि इसके बावजूद मैं बता दूं कि सऊदी अरब पे काफ़ी हमले ईरान ने किए थे, लेकिन जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान उस ढंग से शामिल नहीं हुआ था। लेकिन जहाँ तक सऊदी अरब के प्रोटेक्शन की बात है, वहाँ का जो किंगडम है उसको प्रोटेक्ट करने की बात है, तो मैं बता दूं कि पहले भी पाकिस्तान की आर्मी ऐसा करती आई है। और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है कि कल की बात या उससे पहले की बात, जिसमें कि लगभग 13,000 सैनिक बताया जाता है जो कि उनके एयरपोर्ट और जो इम्पोर्टेंट सऊदी अरब के जो संस्थान है उसके प्रोटेक्शन के लिए भेजे गए हैं, क्योंकि सऊदी को लगता है कि ईरान फिर से हमला कर सकता है। और वैसे में चूंकि अब चूंकि शांति वार्ता हो नहीं पाई, उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, तो वैसे में संभावना बताया जा रहा है कि ऐसा अगर युद्ध बढ़ता है तो सऊदी अरब को भी पूरी तरह से टारगेट करेगा ईरान। और वैसे में वहां पे प्रोटेक्शन जरूरी है। और एक तरह से पाकिस्तान मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है अगर सऊदी अरब पे हमला होता है तो एक और पाकिस्तान एक अभी जानते हैं उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब है। जो देश अभी उसको लोन या कुछ एड इत्यादि दे रहा है तो उसमें एक चीन है और दूसरा सऊदी अरब है। तो ये भी उसके हैं कैलकुलेशन की, इससे उनको तेल मिलता रहेगा सस्ते दाम पे, उनको कुछ एड मिलते रहेंगे। और जो अग्रीमेंट है इसके बहाने वो अपने इन्फ्लुएंस को भी जो वेस्ट एशियन कंट्री हैं, जो अरबिक कंट्री हैं, वहां पे बढ़ा पाएंगे। तो पाकिस्तान की बहुत ही सोची समझी नीति है कि एक तो मीडिएटर के रूप में प्रोजेक्ट करना और अपना जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है उसको भी खासकर जो अरेबियन कंट्री है वहां पे फैलाना। Even if it is a strategical move, can they afford this, sir? That remains a big question. हालांकि इसको लेकर आगे सवाल करूं उससे पहले आप आगे बढ़ते ही हॉर्मूज की किलेबंदी, जहां हमले का काउंटडाउन हो चुका है शुरू। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर आज की बड़ी खबर क्या है, क्योंकि यहां आपको बता दें किस तरीके से हॉर्मूज में ईरान की नई किलेबंदी को लेकर ही बड़े सवाल, क्योंकि हॉर्मूज में ईरान की नई किलेबंदी, यूएस डिस्ट्रॉयर तक को रोक दिया गया और हॉर्मूज के बाद अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद करने की चेतावनी। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग, समुद्री नाकेबंदी का काउंटडाउन। खबर क्या है? खबर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को घुसपैठ की कोशिश को लेकर। खबर है 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स ने हॉर्मूज में घुसने की कोशिश की। खबर है अमेरिकी शिप को IRGC ने लौटने की चेतावनी दे दी। अमेरिकी वॉरशिप पर मिसाइल हमले की ये वार्निंग, चेतावनी के बाद वापस लौटे अमेरिकी शिप। अब हॉर्मूज में भी बड़ी टेंशन पर ISAAC की ये रिपोर्ट क्या बड़ा दावा कर रही है?
हालांकि एक्सपर्ट से सवाल यही होगा कि बातचीत खत्म होते ही हॉर्मूज में टेंशन बढ़ चुकी है। और इस बीच आपको यह भी बता दें, हॉर्मूज को लेकर आईआरजीसी की बड़ी चेतावनी, जहां हॉर्मूज के नजदीक सैन्य जहाज दिखे तो हमला करेंगे। अब हॉर्मूज में आईआरजीसी ने सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। हॉर्मूज स्ट्रेट पर आईआरजीसी ने कंट्रोल का दावा तक कर दिया है। खबर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हर दिन $20 लाख टैक्स वसूलेगा ईरान। अब कमर्शियल शिप की आवाजाही पर टैक्स वसूलने का प्लान है। हर दिन 10 शिप को हॉर्मूज से गुजरने देगा ईरान और सुपर टैंक से एक बार में $20 लाख वसूलने का यह प्लान है। हॉर्मूज स्ट्रेट पर स्पुतनिक की यह रिपोर्ट। तो हकीकत यह है कि हॉर्मूज स्ट्रेट में नहीं बदलेंगे हालात, क्योंकि हॉर्मूज स्ट्रेट में ईरान का कंट्रोल रहेगा और ईरान की इजाजत के बाद ही शिप गुजरेंगे। ईरानी रक्षा अधिकारियों के हवाले से यूएस मीडिया का यह दावा है। बातचीत में शिप के गुजरने को लेकर बनी सहमति भी टूटी। बख्शी सर, सवाल यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान का यह रुख और बातचीत फेल होने के बाद ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हॉर्मूज की जंग के क्या नए फेज की हो सकती है शुरुआत। करूं आपसे सवाल उससे पहले, बातचीत फेल होते ही हॉर्मूज पर आईआरजीसी की चेतावनी को लेकर खबर, किसी भी सैन्य शिप को हॉर्मूज से गुजरने नहीं देंगे और हॉर्मूज के नजदीक सैन्य जहाज दिखे तो हमला होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नहीं बदलेगी मौजूदा स्थिति, ये आईआरजीसी साफ कर चुका है और हॉर्मूज स्ट्रेट पर ईरान का पूरा नियंत्रण भी रहेगा। हॉर्मूज पार करने के लिए जहाजों को अनुमति लेनी होगी और बातचीत में शिप के गुजरने को लेकर बनी सहमति भी टूट चुकी है। अब बख्शी सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर बातचीत और डायलॉग के दौरान ईरान के इस रुख ने तो यह साफ कर दिया कि वो किसी भी लेवल पर सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज हर हाल में नहीं करने वाला। इसी तुरुप के इक्के यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के कंट्रोल को लेते हुए भी आप मानते हैं कि वो अब अमेरिका को मजबूर कर चुका है उसकी शर्तों पर बात करने के लिए? बिल्कुल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पकड़कर ईरान ने बहुत भारी लीवरेज हासिल कर लिया है, दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर एक चोक होल्ड हासिल कर लिया है और इसको हटा पाना, निकाल पाना तकरीबन असंभव है। इतना बूट्स ऑन द ग्राउंड लगाने पड़ेंगे जो अमेरिका की जनता बिल्कुल तैयार नहीं है। अमेरिका ने प्रस्ताव दिया था कि हम 2 डिस्ट्रॉयर भेज के डीमाइन कर देंगे जो कि माइंस बिछाए हैं ईरान ने सीधी चेतावनी दी कि हम डिस्ट्रॉयर उड़ा देंगे एंटी शिप मिसाइल से, इसलिए उनको पीछे हटना पड़ा। राइट सर। तो क्या आप करेंगे, क्या धमकी देंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये ज़रूर समझ आ रहा है कि इजराइल पीछे पड़ गया है कि हर हालत में मैं बातचीत फेल कर दूंगा। उसका लेबनान पे हमला तो सब जानते हैं। एक और बड़ा खुलासा मैं आपकी चैनल पे करूं कि ईरान ने, जो कि कैस्पियन सी का अंजाली पोर्ट है जहां से रूस की सामग्री सामान आता है ईरान को, उस पे हमला किया है। वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह रूस को भी इन्वॉल्व कर दिया जाए ताकि यूरोप शोरोप बाकी सारी देश उनकी लड़ाई में कूद पड़े। वो अब जानते हैं कि अकेले वो लड़ नहीं सकते, अमेरिका की सख्त जरूरत है, उसके बगैर लड़ नहीं सकते। अब तो वो नेटो के देशों को लाने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब साहब कब तक दुनिया ये सहेगी, मुझे तो समझ नहीं आता, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमिक तबाही करा रहे हैं नेतन्याहू। वो कह रहे हैं मेरी सिक्योरिटी सर्वोपरि है, दुनिया की इकोनॉमिक सिक्योरिटी भाड़ में जाती है तो जाए, अमेरिका को नुकसान होता है तो होए। डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन हारते हैं मेरी बला से, और वो ये भी कह रहे हैं कि भारत को आर्थिक नुकसान होता है तो मेरे को कोई फिक्र नहीं। मेरी प्राथमिकता है कि ईरान को मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा, सारी दुनिया को लड़ा दूंगा उसके बरखिलाफ। अमेरिका को तो ले ही आया हूं युद्ध में, मैं नेटो को भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल वो थोड़ा सा ओवररीच कर रहे हैं, क्योंकि कैस्पियन सी रूस की प्राइवेट लेक जैसे, वहां पे अगर इजराइल ने बॉम्बिंग करी तो खतरा बहुत बढ़ सकता है। रूस की एंट्री हो सकती है लड़ाई के अंदर, और एंट्री ना भी करे तो वो हिजबुल्लाह को S-300 मिसाइल्स दे सकता है, ईरान को और हथियार दे सकता है। और वो 2 साल पहले तो एक ट्रीटी साइन करने के लिए तैयार था ईरान के साथ, जैसे नॉर्थ कोरिया के साथ की है, वो ईरान ने मना कर दिया था, नहीं तो अभी ईरान पे इतना सब कहर नहीं ढाता।
राइट सर, लेकिन ईरान को सपोर्ट फिर करते हुए treaty उसके sign हो प्रॉक्सीज सकती किस है। तरीके से अब तेल अवीव को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को लेकर एक और खबर है सर। हुती की तेल अवीव पर ये डायरेक्ट वार्निंग को लेकर खबर, ट्रंप ने मांगे, नहीं मानी तो हमले के लिए हुती भी तैयार, और ईरान समर्थित गुट ने जंग को और बढ़ाने के निर्देश दे दिए। रेड सी में बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद करने की ये चेतावनी है, और ग्लोबल शिपिंग और तेल सप्लाई पर बढ़ते खतरे को देखते हुए खबर समझिए, जहां जंग को और बढ़ाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। हालांकि ईरान पर समुद्री नाकेबंदी की तैयारी को लेकर भी खबर है, अमेरिकी नौसेना ईरान का घेराव कर सकती है, और राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह चेतावनी दी। ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेड पर आर्टिकल पोस्ट किया है, और बातचीत फेल होने के तुरंत बाद ट्रंप का यह पोस्ट सामने आया। हालांकि ईरान की घेरेबंदी अमेरिका करेगा, और यह बड़ी खबर है, जहां ट्रंप ने ईरान पर समुद्री घेरेबंदी के संकेत दे दिए हैं। ट्रूथ सोशल पर नेवल ब्लॉकेड का आर्टिकल पोस्ट किया है। आर्टिकल में दावा यह किया गया कि नाकेबंदी से ईरान की अर्थव्यवस्था ठप होगी, और वेनेजुएला की तरह ईरान पर आर्थिक नाकेबंदी का यह प्लान है। ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह से तबाह करने का यह दावा किया गया है। लेकिन प्रोफेसर राजन, दावे तो इससे पहले भी कई किए जा चुके हैं, दावे एयर सुप्रीमेसी के तहत भी किए गए, लेकिन अब यह साफ है कि कोई भी फ्रंट हो, समुद्री ओवरऑल जिस तरीके से हालात चाहे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के हो या अलग आइलैंड्स को ब्लॉकेड के तहत की जा रही तैयारी को लेकर हो, ग्लोबली इसका इंपैक्ट पड़ चुका है। ऐसे में इस आर्टिकल के थ्रू इस पूरी नाकेबंदी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की अर्थव्यवस्था को ठप करने का यह दावा वैलिड लगता है आपको सर? देखिए, ईरान की अर्थव्यवस्था को अगर ठप कर भी देते हैं, लेकिन इससे दिक्कत यह है कि जो अभी जिस ढंग की समस्या वहाँ पे पैदा हो रहा है हॉर्मुज के कारण, और अगर वहाँ पे तबाही बढ़ती है, अटैक्स बढ़ते हैं, तो पूरा विश्व परेशान हो जाएगा। और जिस ढंग की स्थिति पूरे विश्व में चल रही है कि आप जानते हैं कि 115-120 डॉलर पर बैरल के हिसाब से तेल का दाम जा चुका है। अफ्रीकन और जो बहुत सारे एशियन कंट्री हैं, वहाँ पे फूड क्राइसिस की संभावना है। इससे पहले जब हुआ था क्राइसिस, तो आपने देखा कैसे श्रीलंका, बांग्लादेश इत्यादि में सत्ता परिवर्तन की कोशिश हो रही थी, नेपाल में भी बाद में कोशिश हुई। तो इस ढंग की समस्या जो पैदा हो सकती है वो पूरी अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। अब दिक्कत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है उसने इस डील को, यानी कि निगोशिएशन को पाकिस्तान के भरोसे छोड़ दिया है। जिन देशों को सामने आना चाहिए, उसमें भारत, चीन और जो बड़े बड़े देश हैं उनको सामने आना चाहिए, वो वहां पे अपनी उंगली जलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि ट्रंप मनमानी कर रहे हैं, और ट्रंप सक्षम नहीं है। मैं बता दूं कि अमेरिका की जो शक्ति है, ईरान को ना तो रिजीम करने में सक्षम है और ना ही ईरान को पूरी तरह से कंट्रोल करने में सक्षम है। तो वैसे में ईरान का अटैक बढ़ेगा, पूरे जो वेस्ट एशिया के देश हैं उन पे उनका अटैक बढ़ेगा, और अमेरिका उसको नहीं रोक पाएगा। और ईरान अगर नहीं डील मान पा रहा है इसके बावजूद, तो भी यह मान के चले कि ईरान जानता है कि उसके कंट्रोल में हॉर्मुज है, और उनको अगर उनसे डील भी करता है तो उनकी जो जनता है उसका वहां पे विरोध करेगी। तो इन कारणों से मुझे लगता है कि स्थिति काफी खराब होती जा रही है, और जब तक बड़े देश सामने नहीं आएंगे तो इसका कोई निदान नहीं। बिल्कुल, एस्केलेशन उस लेवल पर, और किस तरीके से अब आगे और हमले हो सकते हैं, जिस बात का आपने जिक्र किया, वही अगली बड़ी खबर है, क्योंकि अब वार्ता फेल बमबारी शुरू। और आपको बता दें, वार्ता फेल बमबारी शुरू इसलिए क्योंकि अब ईरानी डेलीगेशन की हत्या की साजिश को लेकर भी खबर है, और वार्ता फेल होते ही डेलीगेशन की हत्या की आशंका। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बाकई ने बड़ा आरोप लगाया, अमेरिकी नीति और मीडिया हत्या की खुली सिफारिश कर रहे हैं, हिंसा, हत्या, जबरन वसूली को बढ़ावा दे रहे हैं। ईरानी डेलीगेशन की हत्या की साजिश, खबर क्या है? पाकिस्तान पहुंचे ईरानी डेलीगेशन की हत्या की साजिश को लेकर खबर है। बातचीत फेल होने पर ईरानी वार्ताकारों की हत्या की सिफारिश, और ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने वॉशिंगटन पोस्ट के एक लेख का जिक्र करके ये गंभीर आरोप लगाए हैं। अब्बास अरागची और ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ पर हमले की आशंका जाहिर की है। अमेरिकी मीडिया और रणनीतिकारों पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है, और पोस्ट में भी लिखा गया, ईरानी नेतृत्व को खत्म करे जिन्हें बातचीत के लिए बख्शा गया। ट्रंप की पसंद के मुताबिक बात ना होने पर हत्या की ये चेतावनी। वहीं एक और सबसे बड़ी खबर है कि अब सामने आई है ईरान अमेरिका फेल होने की वजह, जहां ईरान अमेरिका में 4 शर्तों पर बात नहीं बनी। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर नियंत्रण, परमाणु कार्यक्रम को लेकर मतभेद, ईरानी सहयोगियों पर हमले को लेकर दोनों में ठनी। ईरान का दावा, जो जंग में हासिल नहीं कर पाया अमेरिका, वो बातचीत में मांग रहा था। ईरान पर जारी प्रतिबंध हटाने के लिए तैयार नहीं था अमेरिका। जल्द इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं, क्योंकि वार्ता के साथ साथ धोखा और धमकी। ऐसा इसलिए क्योंकि शांति वार्ता के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कई बार धमकी दी है, और वार्ता के दौरान ही नेतन्याहू ने ईरान से जंग जारी रखने का ऐलान भी किया है। वार्ता के ही दौरान हॉर्मुज में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ने घुसने की है कोशिश। और सबसे बड़ी बात, वार्ता के दौरान किस तरीके से लेबनान पर लगातार बमबारी
जारी रही। वहीं बातचीत फेल होने पर जेडी वेंस की ईरान को वार्निंग को लेकर खबर है। बातचीत फेल होना ईरान के लिए ज्यादा बुरी खबर है। ईरान ने हमारी शर्तों को स्वीकार नहीं किया है, हम किसी समझौते पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन सवाल है कि जिम्मेदार कौन है, क्योंकि यहां देखिए किस तरीके से अमेरिका अपने रुख पर कायम रहा। साफ कहा, परमाणु हथियार पर भरोसा नहीं मिला है, जबकि ईरान की तरफ से अमेरिकी पक्ष कुछ ज्यादा ही मांग कर रहा था। ईरान ने तो यह तक साफ तौर पर कह दिया कि अमेरिका की ज्यादातर मांगे गैरकानूनी है, जबकि अमेरिका साफ कर चुका है कि यूरेनियम नष्ट करने पर ईरान तैयार नहीं हुआ है। हालांकि एक और बड़ी बात, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर बात नहीं बन पाई है, जबकि अमेरिकी लालच की वजह से यह बातचीत फेल हुई है, ये ईरान ने साफ कहा और कहा कि ईरान को परमाणु कार्यक्रम जारी रखने का हक है, जबकि अमेरिका ने कहा कि हमने ईरान को बेस्ट ऑफर दिए थे। एक और बड़ी बात, बिना समझौते के हम लोग लौट रहे हैं, यह अमेरिका साफ कह चुका है, जबकि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी मांगे नाजायज है, ये ईरान ने साफ कर दिया है। वहीं जो जंग से नहीं ले पाए अमेरिकन, वो अब अमेरिका बातचीत से लेना चाहता था और ईरानी पक्ष को हमने अपनी सीमा भी बता दी है। ये बात अमेरिका की तरफ से साफ हो चुकी है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल है कि बातचीत फेल हो चुकी है तो जिम्मेदार कौन है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से अपनी शर्तों के साथ बातचीत करते रहे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। वहीं शांति वार्ता के दौरान गोल्फ खेल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। ये तस्वीर भी आपको दिखाएं उससे पहले ऑगस्टीन सर, विनोद सर, आप ही के पास आ रही हूं। अब दोनों बातचीत फेल होने के अपने अपने तर्क भले ही दे दें, लेकिन दोनों की अगले फेज ऑफ ऑपरेशन को लेकर तैयारी भी पूरी है। इसीलिए वो सवाल अभी भी है सर, इस फेज ऑफ ऑपरेशन को देखते हुए क्या अचीव करने की कोशिश की जाएगी। और ऐसे में सवाल सर उन आइलैंड्स को लेकर है जहां बातचीत से पहले खर्ग आइलैंड को लेकर, खर्ग द्वीप को लेकर भी अमेरिका की तैयारी और एक्शन से संकेत मिल चुके थे। बिल्कुल छुरबी जी, मैं इसीलिए मैप मेरे पीछे लगाया हूं ताकि दर्शक समझ जाएं ये हॉर्मुज स्ट्रेट का प्रॉब्लम कितना बड़ा है और इसको कैसे सुलझाया जा सकता है। मेरा ये मानना, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, और ट्रंप साहब ने भी ये कह दिए हैं कि नेवल ब्लॉकेड करेंगे और कुछ हद तक कर भी पाएंगे, क्योंकि इनकी जो मिलिट्री क्षमता जो है आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसलिए मैंने मैप लगाया ताकि दर्शक समझ जाएं किस क्षेत्र की हम बात करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे माइनिंग हो चुका है, जिसकी वजह से शिप्स जो हैं, आप ये कासिम आइलैंड के नेशनल वाटर्स, ईरान के नेशनल वाटर्स से गुजरने पे मजबूर हैं। और जब आप नेशनल वाटर से गुजरते हैं, आपको लाजमी है, एम क्लॉज ये कहता है कि आपको पैसा देना होगा, क्योंकि आप ईरान के जो क्षेत्र हैं वो उधर से गुजर रहे हैं। लेकिन अभी जो काम चल रहा है ये है दुबई, रसल खैमा, इसको ये जो पेनिनसुला है, इस पेनिनसुला के इस तरफ आपका जुबैर आ गया है, फिर नीचे जाकर के मस्कट पे पहुंचता है। यहाँ पे बड़ी शिप्स नहीं जा सकती हैं सुरभि जी, छोटी शिप्स जा सकती हैं। यहाँ पे माइनिंग किया हुआ है, डी माइनिंग का काम हो चुका है। ड्रेजर एक शिप होता है जो जमीन को जब, या जो सतह होती है पानी की, उसको साफ करके गहरा करता है, ड्रेजर कहते हैं उस शिप को। ड्रेजिंग ऑपरेशंस यहाँ कमेंस हो चुका है। तो शिप्स क्या करेंगे, दुबई के किनारे किनारे 5-6 किलोमीटर के किनारे किनारे ये आइलैंड के चारों तरफ से हो करके यहाँ से निकल आएंगे। ये हॉर्मुज खुल जाएगा, आप लिखित में ले लीजिए, इस प्रोग्राम में हम लौट करके आएंगे। हॉर्मुज एक लिमिटेड एस्पेक्ट में खुल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अमेरिका ये करने का सक्षम है। असली तस्वीर क्या है ये हमें दर्शकों को बता रहा हूं संक्षेप में। अमेरिका ये चाहता है ईरान की ताकत सीमित हो, और ईरान ये चाहता है कि उसकी ताकत, जो मौजूदा ताकत है, मतलब 68 से 80% जो इनका यूरेनियम का एनरिचमेंट है, उस ताकत को मान्यता मिले। ये दोनों आपस में इम्पॉसिबल है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं, ये हम लोग फौज में नेट असेसमेंट करते हैं। हम मौजूदा जो चीजें हैं, मौजूदा जो एक्शंस हैं, उससे फ्यूचर देखने की कोशिश करते हैं। तो सॉफ्टवेयर से फ्यूचर देखते हैं, और कुछ चंद लोग इसमें ट्रेंड होते हैं, जैसे मैं ट्रेनिंग लिया हुआ हूँ नेट असेसमेंट पे। तो मेरा नेट असेसमेंट ये कहता है, जो अनईजी पीस जो है, अगली स्टेबिलिटी, इसकी जो संभावना 40% है। इसमें क्या है कि दोनों के बीच में तनातनी चलती रहेगी, हूतीज मारे जाएंगे, हिजबुल्लाह मारे जाएंगे,
हॉर्मुज खुल जाएगा और ये आपस में चिटपुट लड़ाई करते रहेंगे। ये मेरा मानना है। ओवर टू यू। इट्स अ नेवर एंडिंग सिचुएशन, लेकिन हॉर्मुज खुल जाएगा ये बात आप कह रहे हैं। यही तैयारी, यही संकेत, यही वार्निंग क्या संकेत देती है, उसी को लेकर हम एक्सपर्ट्स के साथ करते हैं सवाल। ऐसे में एक और बड़ा सवाल है जहां बातचीत फेल, अब आगे क्या होगा। हालांकि आपको बता दें, ईरान पर हमला, सीज फायर तोड़कर ईरान पर नए हमले हो सकते हैं और साथ ही ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन, अमेरिका और इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन कर सकती है। ईरानी परमाणु संयंत्रों पर हमले, ईरान के संवर्धित यूरेनियम को खत्म करने की कोशिश हो सकती है और हॉर्मुज पर कब्जे की जंग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए आमने सामने की जंग हो सकती है। और लेबनान पर हमले, इजराइल लेबनान के खिलाफ ऑल आउट वॉर छेड़ सकता है। अब ईरान को संवर्धित यूरेनियम पर अमेरिका की चेतावनी क्या है? ईरान से 400 किलो यूरेनियम शिफ्ट करने को कहा है और डील के लिए यूरेनियम संवर्धन रोकने की मांग की है। हालांकि यूरेनियम को लेकर ईरान और अमेरिका में ठनी हुई है और ईरानी मीडिया का बातचीत फेल होने पर भी यही बड़ा दावा है। ईरान का यूरेनियम चुराना चाहता था अमेरिका। अमेरिका ने यूरेनियम चुराने की कोशिश की और इस्फहान के पास यूरेनियम चुराने की कोशिश। जहांगीर में ईरानी दूतावास ने फोटो जारी करते हुए यह बड़ा दावा किया। चोरी में असफल होने पर वेंस को पाकिस्तान भेजा। और बातचीत फेल होने पर ट्रंप की चेतावनी भी यही है कि ईरान से डील ना होने से फर्क नहीं पड़ता, जो हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, हम जीते। ईरान के खिलाफ नए एक्शन के संकेत दे दिए। तो साफ है कि ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर यूएस की डबल बयानबाजी। हालांकि यहां देखिए किस तरीके से जेडी वेंस ईरान ने न्यूक्लियर वेपन पर कोई कमिटमेंट नहीं दिया है, यह साफ कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वार्ता ग्रुप के अध्यक्ष रह चुके हैं जलीली। और साथ ही सबसे बड़ी बात, एक और बयान आपके सामने रखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के अलावा, जहां तुलसी गबार्ड, जिन्होंने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर संवर्धन प्रोग्राम पूरी तरीके से नष्ट। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल अभी भी प्रोफेसर राजन यही बना हुआ है, वार्ता फेल हो चुकी है, बमबारी की शुरुआत के संकेत मिल चुके हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में क्या सिर्फ आपको लगता है ऑपरेशन यूरेनियम एनरिचमेंट तक सीमित रह सकते हैं? संवर्धन प्रोग्राम को लेकर दावे तमाम किए जा रहे हैं और इस बीच ईरान ने भी यही कह दिया, आप चोरी करना चाहते थे, नहीं कर पाए, इसलिए अब आप बातचीत के लिए आए। आपको लगा बातचीत करते हुए आप इसे हासिल कर लेंगे? देखिए, जो न्यूक्लियर, आप जानते हैं कि ट्रंप जो है अपने जो उनके जो लक्ष्य थे उसको हासिल नहीं कर पाया। रेजिम चेंज की पहले बात की थी, पूरा सब कुछ जो उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम इत्यादि को डिस्ट्रॉय करने का भी वो क्लेम कर चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो अमेरिका को यह दिखाने के लिए, उनकी जनता को वहां पे दिखाने के लिए ट्रंप को दिखाना पड़ेगा कि कम से कम उन्होंने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को वहां से खत्म कर दिया है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में वो सक्सेसफुल हो गए, यह दिखाना चाहते हैं, इसलिए न्यूक्लियर इशू। लेकिन मैं बता दूं कि जो ईरान पे हमले हुए थे कोई न्यूक्लियर इशू को लेकर नहीं हुए थे। ईरान ने पहले भी वेरिफिकेशन के लिए न्यूक्लियर इंस्पेक्टर इत्यादि को अलाउ उन्होंने कर दिया था। जो मेन इशू यह था कि वो रेजिम चेंज करना चाहते थे, लेकिन वह तो हो नहीं पाएगा और अमेरिका फंसता नजर आ रहा है। तो वैसे में वो निकलने की कोशिश कर रहा है, उस निकलने में ट्रंप को कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। सर, उस फेस सेविंग में उनके स्टेटमेंट्स ही तो बदलते गए, उनके विजन ही नहीं क्लियर हो पाया कि वो क्या अचीव करना चाहते थे। जी बिल्कुल, उनको खुद नहीं पता है और उन्होंने तो यह भी बोला कि उनके जो एडवाइजर, उन्होंने कभी यह नहीं बताया था कि ईरान उनके पड़ोसी देशों पे हमला कर देगा और सारा सिचुएशन बदल जाएगा और हॉर्मुज को बंद कर जाएगा, ये एंटिसिपेट नहीं किए थे, जबकि पूरे विश्व के एक्सपर्ट्स उनको बोल रहे थे कि ऐसा होगा। और लोगों का कहना है कि अब तो हॉर्मुज न्यूक्लियर जो बॉम्ब है उससे भी ज्यादा खतरनाक ईरान को मिल चुका है, जिससे कि वो आसानी से नहीं हटने वाला है। तो यह बहुत बड़ी समस्या है और इसको मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ही सुलझा सकती है, केवल ट्रंप के बस का नहीं है। बिल्कुल सर, लेकिन अब एक और बड़ा सवाल है और बार बार सवाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ही आ रहे हैं, क्योंकि हॉर्मुज की किलेबंदी और हमले का काउंटडाउन, ये सवाल इसलिए भी आगे क्योंकि अब समुद्री माइन खुद ईरान के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं और हॉर्मुज में IRGC ने माइन से टकराने की वार्निंग भी दी है। माइन की लोकेशन ट्रैक नहीं कर पा रहा है ईरान के पास माइन हटाने की क्षमता ही नहीं। अमेरिका ने कहा हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खोलने में ईरान नाकाम। और हॉर्मुज टोल सिस्टम से खाड़ी देशों पर बड़ा आर्थिक बोझ, हर जहाज से $2 मिलियन टोल लेने का ईरान का प्रस्ताव है। प्रति बैरल तेल पर लगभग $1 चार्ज का अनुमान। सऊदी, UAE और कुवैत सबसे ज्यादा प्रभावित, जहां 80% से 95% तक आर्थिक बोझ के अनुमान को लेकर दावा। बड़ी खबर यह भी है कि सीजफायर के बावजूद खाड़ी में 426 टैंकर फंसे हुए हैं और 172 मिलियन बैरल तेल अभी भी ट्रांजिट में रुका है। सऊदी अरब का 40%, इराक का 30% सप्लाई प्रभावित, जबकि हॉर्मुज पर ईरान के नियंत्रण का दावा है और ईरान की रोजाना सिर्फ 15 जहाजों को ही गुजरने की अनुमति।
अब हॉर्मूज जाम से दुनिया में किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, एक जल्द डिटेल आपके सामने रखते हैं और उसके बाद बख्शी सर इसी को लेकर सवाल आपसे, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में 426 ऑयल टैंकर फिलहाल रुके हुए हैं और कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से भरे 187 टैंकर फंसे हैं। 34 एलपीजी और 19 एलएनजी टैंकर्स भी मूवमेंट के इंतजार में हैं। करीब 172 मिलियन बैरल तेल फिलहाल सप्लाई चेन से बाहर है। सऊदी अरब 40%, इराक 30%, और ये देखिए किस तरीके से यूएई 19%, कुवैत 16%। तेल सप्लाई प्रभावित जिस तरीके से है उसी के लिहाज से ये इंफॉर्मेशन। और हॉर्मूज स्ट्रेट में नियमों को लेकर अलग अलग देशों के बीच मतभेद भी है। हालांकि अमेरिका फ्री नेविगेशन बताता है, वहीं ईरान कंट्रोल का पूरी तरीके से दावा कर रहा है। बख्शी सर, क्या आप इस बात से सहमत हैं जो बात विनोद सर ने कही कि जल्द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खुल भी सकता है? और हालांकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का खुलना किस लिहाज से जरूरी है, ग्लोबली उसके इंपैक्ट को लेकर तो हम बात करते आ रहे हैं, लेकिन ईरान जिस स्ट्रैटेजी के तहत इस कंट्रोल को लेकर अब माइंस बिछाने के बाद भी ये दावा कर रहा है कि मेरे कंट्रोल में सिचुएशन नहीं है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि माइंस कहां पर है, इसलिए सीमित जहाज ही, लगभग सिर्फ 15 जहाज यहां से गुजर सकते हैं। सर, ये एक उसका स्ट्रैटेजिकल मूव है इस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखने का? बिल्कुल, ईरान नहीं चाहता कि ये यहाँ पे फ्री पैसेज शुरू हो जाए, और मेरे हिसाब से मिलिट्री ऑप्शंस बहुत कम है। अगर वो देखिए, अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलना चाहते हैं, थ्रेट किससे है? ईरान के पास हार्डली कोई नेवी थी, जो थी बची खुची सूखी वगैरह वो आपने ख़त्म कर दी है तकरीबन। छोटी पेट्रोल बोट्स और उनकी सबमरीन्स ही रह गई हैं, ठीक है, उससे भी वो बड़ा नुकसान कर सकते हैं। लेकिन मेन नुकसान वो जो कोस्टल मिसाइल बैटरीज हैं उनसे और ड्रोन से होगा। शुरू से ये है मेन थ्रेट, उसको हटाने के लिए आपको पूरा जो नॉर्दर्न कोस्ट है सैनिटाइज करना पड़ेगा गल्फ ऑफ हॉर्मूज का। डू यू हैव द कैपेबिलिटी? आई एम अफ्रेड यू डोंट। 5,000 मरीन, 10,000 एयरबोर्न ट्रूप से तो ये नहीं होने वाला। कम से कम 2 लाख ट्रूप्स चाहिए, लगाने पड़ेंगे 18 महीने तक, और पेंटागन का एस्टिमेट था कि 15,000 कैजुअल्टी होगी। क्या डोनाल्ड ट्रंप तैयार हैं ये करने के लिए? आई डोंट थिंक सो। तो फिर कैसे खोलेंगे आप ये स्ट्रेट? ना साहब, बातों से तो नहीं खुलेगी। राइट सर, बातों से नहीं खुल सकती साहब, ये काफी नुकसान कीमत देनी पड़ जाएगी, लेने के देने पड़ सकते हैं। एक भी बड़ा वॉरशिप अमेरिका का डुबो दिया, राइट सर, तो एक डिस्ट्रॉयर पे 2,225 250 से लेके 300 नाविक होते हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे 4 से 5,000 नाविक होते हैं। एक को आपने डुबो दिया तो अमेरिका की तो नैया डूब जाएगी। बिल्कुल सर, और ग्लोबली इसके इंपैक्ट और उसके बढ़ते विरोध को लेकर भी आगे बहुत खबरें हैं सर, उन खबरों का रुख करूं उससे पहले आप तीनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि बातचीत फेल होते ही जिस तरीके के बयानबाजी, जिस तरीके की वार्निंग्स और चेतावनी दी गई है, जो तैयारी है उसी को लेकर हालात हमने समझे कि आगे वार्ता फेल होने के बाद हो सकता है क्या। आप तीनों ने हमें ज्वाइन किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल खबर और तस्वीर, जहां आयरलैंड में अब बढ़ती फ्यूल कीमतों पर विरोध तेज हो चुका है, और बता दें डबलिन में चौथे दिन भी सड़क पर जाम, जहां सड़क पर उतरे ट्रक ड्राइवर और किसान, और धीमी रफ्तार और रोड ब्लॉक से कैसे पूरा यातायात ठप रहा, परिवहन ठप रहा। लगातार विरोध से राजधानी में हालात तनावपूर्ण बन चुके हैं। एक और तस्वीर, और ये यूरोप में फ्यूल कीमतों पर विरोध तेज हो चुका है। ग्रीस में किसानों ने हाईवे को जाम किया, एथेंस में हाईवे पर किसानों का विरोध, ट्रैक्टर लेकर सड़क पर किसान उतर आए। पूरे यूरोप में विरोध बढ़ने की आशंका। एक और बड़ी खबर है, ईरान जंग के बीच ही अमेरिका में महंगाई बढ़ चुकी है, और मार्च में यूएस महंगाई दर 3.3% तक पहुंची है। एक महीने में कीमतों में 0.9% का उछाल। हॉर्मूज संकट से अमेरिका में तेल गैस महंगे, और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर जंग का दबाव बढ़ा। वहीं यूरोप में जेट फ्यूल संकट की चेतावनी जारी। एसीआई यूरोप ने यूरोपियन यूनियन को 3 हफ्ते का अलर्ट दिया है। हॉर्मूज संकट से फ्लाइट ऑपरेशंस पर बड़ा खतरा। जेट फ्यूल की कीमतों में 110% से ज्यादा की बढ़ोतरी। मई तक उड़ाने और छुट्टियों पर असर की भी आशंका।